स्टार्ट कर दिया था अंडरस्टैंडिंग डेटा, उसके बारे में हमने जाना डेटा क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। उसके बाद नॉलेज बेस क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो है जिसको हम टेबल में स्टोर कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया पर बिग डेटा टाइप का डेटा है उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। So next topic is data collection. How to collect the data for processing and making conclusion. So for processing data, we need to collect or gather data first. तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. So we can then store the data in a file or database for later use. So data collection here means identifying the already available data or collecting from the appropriate sources. And suppose there are three different scenarios where data sales data is in a grocery store are available. किसी डेली नीड्स की दुकान में, किसी ग्रोसरी स्टोर में हमें तीन तरह का डेटा स्टोर करना है सेल्स का. तो सेल्स डेटा आर अवेलेबल विद द शॉपकीपर इन अ डेली, इन अ डायरी और अ रजिस्टर. So in this case we should enter the data in digital format, for example in spreadsheet. Spreadsheet क्या होती है, जैसे एक्सेल में हमने वो डेटा स्टोर कर दिया. दूसरा है डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट से इन द CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में, पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास. फिर है पहला क्या सिनेरियो था कि रजिस्टर में है और हमने उसको एंटर कर दिया एक्सेल सीट में, और दूसरा है कि पहले से ही हमारे पास कंप्यूटर डिजिटल फॉर्मेट में है CSV फाइल में. तीसरा सिनेरियो है द शॉपकीपर हैज सो फार नॉट रिकॉर्डेड एनी डेटा इन आइदर फॉर्म बट वांट्स टू गेट अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर मेंटेनिंग सेल्स डेटा इन अकाउंट्स. अभी तक ना उसने रजिस्टर में लिखा है और ना उसके पास डिजिटल फॉर्मेट में डेटा है, लेकिन वो मेंटेन करना चाह रहा है, एक सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहा है मेंटेन करने के लिए सेल्स डेटा और अकाउंट्स को. द सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल और अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL व्हिच विल बी डिस्कस फर्दर. सो हम पढ़ चुके हैं MySQL भी. सो डेटा आर कंटिन्यूअसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेज. Our interactions with digital mediums are continuously generating huge volume of data. Hospitals are collecting data about patients for improving their services. Shopping malls are collecting data about the items being purchased by the people. On analyzing such data, suppose it appears that bed sheets and groceries are frequently brought together. Hence, the shop owner may decide to display bed sheet near the grocery section in the mall to increase the sales. Likewise, a political analyst may look at the data content in the post and messages at a social media platform and analyze to see the public opinion before an election. The organization like World Bank and International Monetary Fund are collecting data related to various economic parameters from different countries for making economic forecast. So अलग अलग संस्थाएं अपने महत्व का डेटा कलेक्ट कर रही हैं. थोड़े से एग्जांपल दिए हैं, ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना. थर्ड पॉइंट है, सो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर डेटा एनालिसिस. और थर्ड पॉइंट है डेटा स्टोरेज. डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टोर कैसे करेंगे. सो वंस वी गैदर डेटा, प्रोसेस them to get result, we may not then simply discard the data. Rather, we would like to store them for the future use as well. तो जब हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया इस साल के लिए मान लीजिए, तो अगले साल के लिए भी वो फ्यूचर यूज के लिए भी उस डेटा की जरूरत पड़ती है. So data storage is the process of storing data on storage devices so that data can be retrieved later. So data storage का मतलब क्या है, उस डेटा को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, स्टोरिंग डिवाइस में हम स्टोर करके रखें जिससे कि बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम वहां से ले सकें. So nowadays large volume of data are being generated at very high rate. As a result, data storage has become a challenging task. However, the decrease in the cost of the digital storage devices has helped in सिंप्लीफाइंग दिस टास्क. क्योंकि जो डिजिटल डिवाइसेस हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उनकी जो कॉस्ट है वो लगातार कम हो रही है, तो इससे आसानी हो गई है डेटा को स्टोर करने में. और समय के साथ साथ डेटा बहुत ही हाई स्पीड से जनरेट हो रहा है, तो ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ स्टोर करने की जो डिवाइस हैं उनकी कॉस्ट कम होने से
थोड़ा सा आसान हुआ है डाटा को स्टोर करना. सो देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती है. सॉलिड स्टेट ड्राइव ये नई टेक्नोलॉजी एसएसडी, ये फास्ट भी है हार्ड डिस्क से. सीडी डीवीडी टेप ड्राइव जो आजकल नहीं चलती है, टेप ड्राइव पहले चलती थी. पेन ड्राइव, memory card, etc. are used to store the data. So we store data like images, documents, audios, videos, etc. as files in our computers. Likewise, schools, hospital data are stored in the data files. We use computer to add, modify, and delete data in these files or process these data files to get results. However, the file processing has certain limitation which can be overcome through the database management system. भी अभी हम SQL पढ़ रहे थे, डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था. हालांकि हम फाइल्स में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि ओवरकम होती हैं अगर हम डेटा को DBMS सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं, उससे मैनेज करते हैं. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. तो पहला पॉइंट था हमारा डेटा क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा कितने टाइप का होता है, फिर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, डेटा को पहले था कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्ट करने के बाद स्टोर कैसे करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं. 5.4 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डेटा प्रोसेसिंग. सो फिगर पे यहाँ फिगर दिखा है, फिगर 5.1 स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज रॉ डेटा. यू हैव द रॉ डेटा लाइक नंबर, टेक्स्ट एंड इमेजेस. डेटा प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाता है रॉ डेटा. सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट एंड टेक्स्ट. सो on the basis of information one can make the conclusions. So input जो हमने दिया वो डेटा कलेक्शन था, उसमें डेटा प्रिपरेशन था, डेटा एंट्री थी, डेटा प्रोसेस साइकिल ये दिखाई गई है आपको. इनपुट के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, डेटा को स्टोर किया गया, रिट्रीव किया गया, क्लासीफाई किया गया, अपडेट किया गया, और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला, रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम्स. So we are interested in understanding data as they hold valuable facts and information that can be useful in our decision making process. However, by looking at the vast and large amount of data, one cannot arrive at a conclusion. Rather, data needs to be processed to get results, and uh, after analyzing those results, we make conclusion and decisions. So we will automated data processing in situations like online bill payment, registration of complaints, booking tickets, etc. So figure 5.1 illustrates the basic steps used to process the data to get the output. Figure 5.2, this one, figure 5.2, यहाँ पे दिया डाटा बेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो 5.2 में क्या है, सो सम टास्क along with the data processing and generated output or information. देखिए पहला एग्जांपल है, ए वेबसाइट हैंडलिंग ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड जनरेटिंग एडमिट कार्ड. तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, साइन, सेंटर चॉइस, ऑनलाइन फीस पेमेंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड अदर मोड्स ऑफ पेमेंट. इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट फिल कर सकता है. So processing of filled in details for correctness of data received, eligibility as per the advertisement or not, fees paid or not, photo and signature uploaded or not. This generate a roll number and add this applicant in the list of eligible applicants. Then examination admit card specifying roll number, center address, date and time of test. ये generate हो गई information. नेक्स्ट एग्जांपल है, a bank handling withdrawals of cash through ATMs of its own branch. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इनपुट में, ATM पिन नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, ATM लोकेशन फ्रॉम वेयर द मनी वाज withdrawn, डेट एंड टाइम एंड अमाउंट टू बी withdrawn. सो प्रोसेसिंग में क्या होगा, चेकिंग ऑफ वैलिड पिन नंबर्स, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, if satisfied then the deduction of amount from that account and counting of rupees and initiate printing of receipt. उसके बाद क्या हुआ, करेंसी ऑफ नोट्स आ गए आपके पास, करेंसी नोट्स, प्रिंटेड स्लिप विद ट्रांजैक्शन डिटेल्स. सो नेक्स्ट है इश्यू ऑफ ट्रेन टिकट. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब ट्रेन टिकट में इश्यू करनी है तो जर्नी स्टार्ट एंड एंड स्टेशन हमें पता होना चाहिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन.
date of journey, number of tickets required, class of travel, whether you are traveling with sleeper class, AC class, or any other type. So berth preference, if any, lower berth, middle berth, upper berth, side lower, side upper, the passenger names, age, mobiles and email ID, payment related details, etc. Input against which data are collected. So verify login details and check availability of berth in that class. If the payment done, issue tickets and deduct that number from the total available tickets on the coach. Allocate the PNR number and berth और जनरेट वेटिंग नंबर फॉर दैट टिकट. फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और ग्रीन पे क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा जनरेट टिकट्स विद द बर्थ एंड कोच नंबर और इश्यू टिकट विद द वेटिंग लिस्ट नंबर. तो ये था हमारा डेटा प्रोसेसिंग. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग. तो कौन कौन सी सांख्यिकी तकनीकियां हैं, तो आपने 9th में पढ़ा होगा. एक होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन. तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो हाँ, तो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, उस आदमी की तो टेंडेंसी ऐसी ऐसे बोलते हैं ना, प्रवृत्ति ही ऐसी है उसकी ना, उसका स्वभाव ही ऐसा है. ये वर्ड सुना होगा आपने, टेंडेंसी. सेंट्रल मतलब केंद्र में, मध्य में. तो यहाँ पर हमारे मेजर्स का स्वभाव क्या होता है कि हम मध्य वाली, बीच वाली वैल्यू देखना चाहते हैं, है ना. जैसे सबसे बहुत सारा हमारे पास डेटा है, हमारे पास बहुत सी सेट ऑफ वैल्यूज हैं. हमने कहा 7, 8, 11, 15, 16, 18, तो जो भी बोला, तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, सबसे बड़ी वाली कौन सी है, तो हम कहेंगे उसमें ऐसी वैल्यू कौन सी है जो बीच में आ रही है, सेंट्रल टेंडेंसी. तो उस डाटा को देखकर हम एक ट्रेंड डिसाइड कर पाए कि ज़्यादातर डेटा इस जगह पर है, इस मध्य वैल्यू के आसपास है. तो इसमें क्या होता है, हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज दिया होता है, वी नीड टू प्रोसेस देम टू गेट इंफॉर्मेशन. So there are various techniques which helps us to have preliminary understanding about the data. Summarization methods are applied on the tabular data for its easy comprehension. The commonly used statistical techniques for data summarization are given below. The first one, measures of central tendency. So देखते हैं इसमें क्या है. A measure of central tendency is a single value that gives us some idea about the data. So three most common measures of central tendency are mean, median, mode. 3 मेजरमेंट है, मीन निकालना डाटा का, मीडियन वैल्यू निकालना और मोड निकालना. तो ये तीनों चीजें क्या बताते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना यानी मध्य वाली वैल्यू निकालना. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ईच इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज, वी कैन कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा टू गेट एन आइडिया अबाउट एवरेज, मिडिल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू रेस्पेक्टिवली. यानी कोई वैल्यू ज्यादातर किस वैल्यू के आसपास आ रही है. तो सिलेक्शन ऑफ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. तो फर्स्ट वन इज मीन. मीन आप जानते हैं, एवरेज निकालना. 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें का एवरेज निकालना है, तो 40 स्टूडेंट के मार्क्स का सम कर लेंगे और 40 से उसमें डिवाइड कर देंगे. तो इसकी डेफिनेशन होती है गिवन एन वैल्यूज. एन मान लिया 40, हमें मालूम नहीं 40 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे. तो एन वैल्यूज हैं, तो वैल्यू क्या होंगी, x1, x2, x3, xn. तो इन सबको जोड़ लेंगे. उसके लिए सिंबल होता है समीशन एक्स आई. आई फ्रॉम आई की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर n तक. तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा. फिर 2 होगी तो x2 हो जाएगा. उन सब का सम कर देंगे. तो इसका मतलब क्या है, समीशन i इक्वल्स टू 1 to n का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn ऐसे करके, और डिवाइड बाई n. n से डिवाइड कर दिया जितनी वैल्यूज. जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, assume that heights of student in a class are follows. ये हाइट दी हुई है 90, 102, 1110, 115, 85, 90, 100, 110, 110. सो इन सब का सम करेंगे, फिर काउंट करेंगे कि वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 से डिवाइड कर दिया तो इनका सम आया 912, और 9 से डिवाइड कर दिया तो 101.33 इज द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू. एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ गई, या मीन वैल्यू यहाँ पे आ गई. सो मीन इज नॉट अ सुटेबल चॉइस इफ देयर आर आउटलायर्स इन द डेटा. तो इन्होंने ये कहा कि जब मीन निकालने से, एवरेज निकालने से हमें पता चल जाता है, जैसे सरकार ये डिसाइड करे कि किसी बस्ती में जाते हैं
और ये देखते हैं कि गरीबों को कितनी मदद की जरूरत है, चुनाव होने वाले हैं तो कितनी की हेल्प करें, मान लो 1,000 रुपये से हेल्प करें या 2 से करें, तो उनकी कितनी इनकम है उसके हिसाब से उन्होंने वो डिसाइड कर दिया। तो मान लीजिए उसमें सब लोगों से पूछा कि आपकी इनकम कितनी, कितनी 5,000, 4,000, 5,000 के आसपास थे सब गरीब लोग। लेकिन वहां पे 2 करोड़पति ऐसे आ गए, इनकी मान लो 100 अरब है पहले, उस बस्ती में 2 लोग बहुत पैसे वाले थे। अब उसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लाखों में आ जाएगा। फिर सरकार कहेगी अरे यहाँ पर तो सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन है वो लाखों में आ रहा है, तो यहाँ तो कोई गरीब है ही नहीं। तो इन्होंने इसलिए कहा मीन इज नॉट अ सुटेबल चॉइस इफ देयर आर आउटलायर्स इन द डेटा। मतलब कुछ वैल्यूज की वैल्यू बहुत ही ज्यादा ज्यादा हो जाएगी तो हमारा मीन हमें सही आइडिया नहीं देगा कि ये मिडिल वैल्यू ये है या एवरेज वैल्यू ये है। तो ऐसे केसेस में जहां पर डाटा वैल्यूज में आउटलायर्स हों, कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज हों, तो मीन हमारा सुटेबल चॉइस नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. So to calculate mean, the outlier or extreme values should be removed from the given data and then calculate mean of the remaining data. तो अगर ऐसा हो रहा हो कहीं पे मीन निकालना हो, सही मीन निकालना हो, तो पहले आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है उनको हटा के बाकी वैल्यूज का निकालेंगे तो हमें सेंट्रल वैल्यू का आइडिया होगा। ठीक है, तो एन जनरेट कर दिया, भेज दिया उनको लाइब्रेरी में। आवाज आ रही है मेरी? An outlier is an exceptionally large or small value, छोटी भी हो सकती है ना, नेगेटिव वैल्यू हो किसी की तो वो बहुत कम वैल्यू आ जाएगी। तो यूजुअली आउटलायर्स आर कंसीडर्ड एज एरर सिंस दे आर इन्फ्लुएंस अफेक्ट द एवरेज और अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट डेटा। तो सेकंड इज मीडियन। तो पहला था आपका मीन, दूसरा है मीडियन। सो मीडियन इज आल्सो कंप्यूटेड फॉर अ single attribute available at a time. When all values are sorted in ascending or descending order, the middle value is called the median. सारी वैल्यू जो दी हुई हैं उनको या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए या घटते हुए क्रम में लगा लीजिए, और जो वैल्यू बीच में होगी वो मीडियन कहलाती है। सो व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, मान लो 5 वैल्यूज हैं तो बीच में एक वैल्यू आई जाएगी, लेकिन 6 हुई तो बीच में 2 आ जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बीच वाली 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल लेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो बीच में 2 वैल्यू आएंगी, उन दोनों का एवरेज निकाल कर हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल दिया उन्होंने, ये वैल्यू है 85, 90, 90, 100, देखो बढ़ते हुए क्रम में है 102, 110, 110, 115। अब 9 वैल्यूज थी तो 5वीं वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 102 उसका मीडियन हो गया। सो मीडियन इज द वैल्यू एट पोजीशन 5 दैट इज 102 cm, वेदर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, चाहे आगे से 5वां कर लो चाहे पीछे से कर लो क्योंकि ऑड नंबर है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the median represents the actual central value at which the given data is equally divided into 2 parts. तो ये हो गई आपकी मीडियन। थर्ड होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा वैल्यूज में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है द लिस्ट ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट, मोड इज 1, और इसी की देख लें तो इसमें कौन सी वैल्यू 85 एक बार आया है, 90 2 बार आया है, और 100 एक बार आया है, 110 3 टाइम्स आया है। तो मोड क्या हो गया इसका, जो सब वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, तो 110 उसका मोड हो गया। The value that appears most number of times in the given data is called mode. So it is computed on the basis of frequency or occurrence of distinct value in a given data. A data set has no mode if the each value occurs only once. हर वैल्यू केवल एक बार आ रही है, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो उसका कोई मोड नहीं होगा। So there may be multiple modes in a data if more than one value has same highest frequency. हो सकता है 110 भी 3 बार आता और 90 भी 3 बार आता, तो 2 मोड हो जाते हैं उसके। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, पहला था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल पढ़ेंगे, इसको एक बार रीड कर लेना और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए अभी
मैं गया यहाँ पर, हमारे साथ सिद्धार्थ और रिया जुड़े हुए थे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया।